अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हम दोई को देखते हैं जो कि काफी ड्रंक थी, इसलिए वो अपने आप को हैंडल कर रही थी और वो ऐसा दिखा रही थी कि वो बहुत ही ज्यादा ठीक है। लेकिन गुअन इसे कहता है कि तुम ठीक नहीं हो, तो दोई से कहती है कि मुझे मिसिन ने समझाया और सिखाया है कि किस तरीके से ड्रंक होने के बाद भी अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए। तभी इन दोनों के पास कॉल आता है। इधर गुअन के पास वो गुंडे कॉल करते हैं और दोई के पास पुलिस कॉल करती है और ये दोनों ही बताते हैं कि वो किलर जिसके बारे में आप लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, उसने काफी सारे पहले ही मर्डर कर चुके हैं। वो हमारे वांटेड लिस्ट में है, लेकिन हम उसे पहले ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उसकी लोकेशन हमें मिल गई है। इसके बाद ये सारे लोग उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पे वो देखते हैं कि सारी चीजें जली हुई है। यहाँ पे आने के बाद वो सारी चीजों को जले हुए देखते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पे एक लाश भी है जिसके पास एक चाकू भी है। अब इसके बाद इंस्पेक्टर उस किलर की फोटो को दोई को दिखाते हैं और कहते हैं कि मर चुका है। दोई ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या सच में ये मर चुका है। इंस्पेक्टर उसे बताते हैं कि जब हम उसके लोकेशन पे पहुंचे तब इसकी जली हुई बॉडी हमें मिली और इसके चेस्ट पे एक चाकू भी मिला था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है। और इतना कहते वो उस किलर की डेड बॉडी की फोटो को दिखाते हैं। जब गुअन उस फोटो को देखता है तब उसकी नजर उस नाइफ पे पड़ती है और वो पहचान लेता है कि इसी नाइफ से मुझे भी मारने की कोशिश की गई थी। इसके बाद गुअन कुछ सोच में पड़ जाता है। जब वो बाहर आते हैं तब वहाँ पे जोशी को आता है। जोशी को देखकर वो दोई से पूछता है कि तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना। तब गुअन उसे देखकर कहता है कि तुम इसके साथ चली जाओ, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। इसके बाद गुअन अपने ऑफिस में आता है और सारी चीजों को हटाकर किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे टेबल के नीचे वो डिवाइस मिल जाता है जिससे कि सारी बातें नोसुक सुन रहा था। इससे गुअन को पता चलता है कि असली कल्पिट अभी भी जिंदा है और वो हम पे नजर रख रहा है। हमें अब उस इंसान का पता लगाना होगा जो कि इन सारी चीजों के पीछे है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोसुक की वाइफ अपने घर पे कुछ काम कर रही होती है। तभी उसकी नजर उस जले हुए ग्लव्स पे पड़ती है। तभी वहाँ पे नोसुक आता है। उसे देखकर वो सारे लोग खड़े हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर नोसुक को पता चलता है कि शायद मेरी वाइफ को इस ग्लव्स के बारे में पता चल गया है। अब इसके बाद हम जोसिक और दोई को देखते हैं। दोई जोसिक से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इसका एंड इस तरीके से होगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इस तरीके से किसी का एंड हो और लास्ट में मैं किसी की मौत देखूं। जोसिक उसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि ये इस चीज का अंत है और यहीं पे ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं? दोई कहती है कि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। उसके बाद जोसिक गुअन के बारे में सोचने लगता है और वो गुअन के बारे में सोचता है कि गुअन ने कहा था कि जब तक वो इंसान को मार नहीं देगा जिसने इसके साथ गलत किया है तब तक वो शांति से नहीं बैठेगा। उसके बाद वो दोई से कहता है कि तुमने उस कल्पिट को ढूंढा कैसे? तुम लोगों ने तो उसका चेहरा देखा ही नहीं था। दोई से बताती है कि गुअन ने उस किलर का चेहरा देख लिया था जब उस किलर ने गुअन को मारने की कोशिश की थी। जोसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उस किलर के बारे में गुअन ने ही पता लगाया होगा। तो दोई कहती है कि क्या तुम ये सोच रहे हो कि गुअन ने उस किलर को मारा था? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जोसे उसे फिर से गुअन के बारे में बात करना स्टार्ट करता है, बट दोई गुअन के बारे में एक भी लफ्ज सुनना नहीं चाहती है और उससे कहती है कि मैं गुअन पे बहुत ही ज्यादा भरोसा करती हूँ क्योंकि गुअन ने कई बार मेरी जान बचाने की कोशिश की है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उसके बारे में कुछ भी कहो। जोशी दोई की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है और उसे बहुत ही ध्यान से देखता है। अब हम पार्क को देखते हैं जो कि गुअन से कहता है कि आपने वो पिक्चर्स देखी ना? वो पिक्चर्स देखने से ऐसा लग रहा है कि जिसने भी उसे मारा है वो आपको सिग्नल भेज रहा है कि उसे आपके बारे में सब कुछ पता है, इसलिए अच्छा होगा कि आप इन सारी चीजों से दूर हो जाओ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे ऐसा पता है कि आपकी शक्तियाँ जा रही हैं, इसलिए वो ऐसा कुछ कर रहा है। और हाँ, मुझे आपको बताना है कि कल फुल मून की रात होने वाली है जिससे कि आपकी शक्तियाँ वापस फिर से आ सकती है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप बस एक दिन का वेट करो। गुअन पार्क की बातें सुन ही रहा होता है, तभी वो कुछ नोटिस करता है और वो देखता है कि उसकी सारी घड़ियां बंद हो चुकी हैं, किसी में से कोई भी आवाज नहीं आ रहा है और ना ही कोई घड़ी चल रही है। इसलिए वो अंदर जाता है और देखता है कि सारी घड़ियां एक जगह पे रुक गई हैं और ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। इन घड़ियों को ऐसे यहाँ पे शांत देकर उसे कुछ एहसास होता है और इसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो छोटी सी लड़की के बारे में पूछता है कि वो लड़की कहाँ पे है। नर्स उसे बताती है कि वो लड़की तो कब का डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है। गुअन से कहता है कि मैं उस लड़की के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो छोटी सी बच्ची आ रही होती है जिसकी कंडीशन इस समय बहुत ही ज्यादा खराब होती है। उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत ही रो रहे होते हैं। अब यहाँ पे गुअन को पता चलता है कि गुअन ने जिस किसी पर भी मैजिक करके उसे बचाने की कोशिश की थी या फिर जिस किसी पे उसने मैजिक किया था, उसकी मैजिक धीरे धीरे खत्म हो रही है, जिससे कि जो पर्सन जिस कंडीशन में पहले थे उसी कंडीशन में वापस आ रहे हैं। अब हॉस्पिटल से वापस गुअन थिएटर में जाता है। जब यहाँ पे वो आता है तब यहाँ की कंडीशन को देखकर वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पे वो देखता है कि उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट गिरते हुए राख में बदल रहे हैं और उसकी मैजिक धीरे धीरे वापस जा रही है। ये देखकर गुअन समझ नहीं पाता है कि उसके साथ एक्चुअली में क्या हो रहा है।